बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। इस चैप्टर में बेसिकली हम इंटरनेट और इंटरनेट से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे अपनी। अच्छा, इस चैप्टर के अगर बेसिक पॉइंट्स देखे जाएँ या इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे जाएँ तो इसमें जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क की टाइप की बात की जाएगी। उसके अलावा अगर कंप्यूटर इंटरनेट के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की भी डिटेल देखी जाएगी। इसके अलावा इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ, इसका ओरिजिन कहाँ से था और कैसे इसका जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है आज इस्टेब्लिश हो चुका है कि डिफरेंट लोग कैसे इंटरनेट से जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेट पे जो डिफरेंट वेबसाइट्स के वेब लिंक्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स की जो है वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, उसे कैसे वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम जो है वो उसको मेंटेन कर रही है। इसी तरह से हम वर्ल्ड वेबसाइट्स को बनाने वाली टेक्नोलॉजीज़, उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस पे भी बात करेंगे। HTML और XML पे भी बात की जाएगी कि कैसे हम इनको यूज़ करके हुए वेबसाइट्स बना सकते हैं, वेबसाइट की कम्युनिकेशन में यूज़ किया जा सकता है इन लैंग्वेजेस को। HTML के टैग्स और उनकी वर्किंग के बारे में बात की जाएगी। इसके अलावा जब डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो कैसे सर्किट स्विच नेटवर्क्स या पैकेट स्विच नेटवर्क के थ्रू आपस में इंटरनेट में इन कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, इसकी बात की जाएगी। इसी तरह इंटरनेट में कंप्यूटर्स को IP एड्रेसेस असाइन कर दिए जाते हैं और एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को IP एड्रेसेस के थ्रू जो है वो डाटा, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सेंड करता है, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि इंटरनेट के कौन से डिफरेंट कनेक्शंस या बैंडविड्थ के कौन से फैक्टर्स हैं जिस बेस पे आप इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बात सबसे पहले कंप्यूटर के नेटवर्क से। कंप्यूटर नेटवर्क हम किसी भी जब दो या दो से ज़्यादा मशीन्स, डिवाइसेस या कंप्यूटर्स या मोबाइल्स या कोई और डिवाइसेस आपस में अटैच हो जाएं कम्युनिकेशन के पर्पज़ के लिए, तो हम कहेंगे कि एक नेटवर्क डेवलप हो गया है। और अगर वो डिवाइसेस आपस में कंप्यूटर्स हों या सेलुलर फ़ोन्स हों तो हम उन्हें कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। बेसिक पर्पज़ नेटवर्क बनाने का ये है कि आप दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दें किसी ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू, ताकि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। तो जो दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होंगे उन्हें हम जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलेंगे। और जो दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए जो उन डिवाइसेस के अंदर मेटल यूज़ हो रही होगी, उन डिवाइसेस के अंदर जो मटेरियल यूज़ हो रहा होगा, उन्हें हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस बोलेंगे। और जो दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए जो सोर्स यूज़ कर रही हैं, जो मीडियम यूज़ कर रही हैं, उसको हम ट्रांसमिशन मीडियम बोलेंगे। और बेसिक पर्पस दो डिवाइसेस कम्युनिकेशन का क्या हो सकता है? इंफॉर्मेशन की, डाटा की शेयरिंग हो सकता है, रिसोर्सेज की शेयरिंग हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये वो दो डिवाइसेस हैं जो आपस में कम्युनिकेशन करेंगी। इन डिवाइसेस के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगी होती हैं जिनकी मदद से इन दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी। और इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस का भी आपस में जो है वो कोई ट्रांसमिशन मीडियम होगा जिसके थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जा सकती है। अच्छा, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि दो मोबाइल फ़ोन्स ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके दो मोबाइल फ़ोन्स होंगे। उन दो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर अगर कम्युनिकेशन डिवाइसेस की बात की जाए तो उन दोनों मोबाइल फ़ोन्स के अंदर ब्लूटूथ डिवाइसेस अटैच होंगी। उन दोनों मोबाइल फ़ोन के अंदर डिवाइसेस होंगी ब्लूटूथ की जो कि कम्युनिकेशन के काम आ सकती हैं। और ब्लूटूथ डिवाइसेस जब आपस में कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो वेव्स को यूज़ करती हैं। इनको कोई वायर्ड मीडिया नहीं चाहिए होता, वायरलेसली कम्युनिकेट करती हैं, इनको रेडियो वेव्स चाहिए होती हैं ताकि दो ब्लूटूथ डिवाइसेस आपस में जो है वो डाटा की इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन कर सकें। और रेडियो वेव कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन को जो है वो वाईफाई के थ्रू जो है वो ट्रैवल नहीं करवा सकती, अलबत्ता कुछ स्मॉलर डिस्टेंस तक जो है कम्युनिकेशन पॉसिबल की जा सकती है। और पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का? अगेन आप डाटा की, इंफॉर्मेशन की, डिवाइसेस की या रिसोर्सेज को जो है वो शेयर कर रहे हैं आपस में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं इस स्लाइड में कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन सी हो सकती हैं। तो ये लाजमी नहीं कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स ही हों, बल्कि आपके मोबाइल फ़ोन्स, आपके कैमराज, आपके स्मार्ट LEDs वगैरह, LCDs वगैरह आपकी, जिसमें आप जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होकर यूट्यूब या डिफरेंट तरह के चैनल्स ओपन कर सकते हैं।
इवन आपकी होम अप्लाइंसेस आजकल जो हैं, जो आपके सिग्नल कैप्चर कर लेती हैं, आप जो है वो बाहर से ही अपना जो है वो मैसेज भेज सकते हैं कि घर में एसी ऑन हो जाए या फ्रिज ऑफ हो जाए या घर की ट्यूबलाइट्स वगैरह ऑन ऑफ हो जाए। ये सब चीज़ें जो हैं ये अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आ गई हैं। और इन सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब आपस में नेटवर्क बनता है इनका, तो हम इसको जो है वो इस नेटवर्क की अभी हमने जो है वो बात की है। अच्छा, ये एक एक करके कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बाद कम्युनिकेशन डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस में आपकी डिवाइसेस के, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। आपकी ब्लूटूथ डिवाइसेस आ जाती हैं, आपके मॉडेम्स आ जाते हैं, आपके राउटर्स आ जाते हैं, स्विचेस आ जाते हैं, लैन कार्ड्स आ जाते हैं जो कि कम्युनिकेशन में इंटरनेट के लिए यूज़ होते हैं। इन डिवाइसेस के बारे में भी हम फ्यूचर में जाके अगले चैप्टर्स में जाके डिटेल में देखेंगे। अलबत्ता ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर होती हैं और ये कम्युनिकेशन करने में हेल्प कर रही होती हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सपोर्ट कर रही होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बाहर भी हो सकती हैं, लेकिन ये डिवाइसेस भी बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने के काम आती हैं। ट्रांसमिशन मीडिया, ये वो मीडियम है जिसको जो है वो दो डिवाइसेस, दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है वो यूज़ करती हैं इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। ट्रांसमिशन करने के लिए वायर्ड मीडिया भी यूज़ हो सकता है और वायरलेसली भी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जा सकती है। तो कम्युनिकेशन के लिए वायर्ड मीडिया और वायरलेस दोनों यूज़ हो सकते हैं। वायरलेस में आपकी रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज और डिफरेंट टाइप्स की रेज आ जाती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे तरफ सेंड करने के लिए। जबकि वायर्ड मीडिया में भी डिफरेंट तरह की केबल्स आ जाती हैं जिनमें से जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड कोक्सियल केबल जो है ये फेमस हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल की बात की जाए तो ये बेसिकली आपकी टेलीफोन वाली केबल होती है जिसके थ्रू आप इंटरनेट कनेक्शन लगवाते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हैं और इसी के थ्रू जो है आपका डाटा जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या आपके टेलीफोन एक्सचेंज तक जाता है और टेलीफोन एक्सचेंज से जो है वो दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज से होता हुआ इंटरनेट तक जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो पहुंचाया जा सकता है। कोक्सियल केबल बेसिकली ये आपकी डीएसएल वाली केबल होती हैं, या इसको जो है हम कह सकते हैं कि ये आपकी जो है ये जो टीवी में जो आप जो है वो अपने घरों में जो केबल यूज़ करते हैं जो उसमें केबल यूज़ होती है ये वो वाली केबल है। और फाइबर ऑप्टिक केबल एक महंगी केबल है, लेकिन इसमें जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फार्म की बजाय लाइट की फार्म में ट्रैवल करवाई जाती है, लाइट की स्पीड से ट्रैवल कराई जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है ये फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। और वायरलेस केस में आप केबल्स यूज़ नहीं करते हैं, आप डिफरेंट रेज को, डिफरेंट वेव्स को यूज़ करती हैं इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। ये देखिए, ये ट्विस्टेड पेयर केबल दिखाया गया आप लोगों को। इसमें आपकी केबल्स जो है वो एट एट केबल्स होती हैं जिनको आपस में ट्विस्ट किया गया होता है। रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ऑरेंज केबल को वाइट केबल के साथ ट्विस्ट करके आप जो है इसमें डाटा को ट्रैवल करवाते हैं। ये साथ कोएक्सियल केबल है आपकी जो है टीवी वाली टीवी केबल की जो है वो केबल है। इसको भी यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन के लिए। करंट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में आपकी इन्फॉर्मेशन को भेजा जाता है। जबकि ये फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये बेसिकली एक कंट्री के जो है वो डाटा को, हाई हाई स्पीड ऑफ डाटा को, ज़्यादा डाटा को जो है वो फास्ट स्पीड से दूसरे कॉन्टिनेंट्स, दूसरे कंट्रीज़ में लेके जाने के यूज़ होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। इसके बीच में सेंटर में जो है वो एक जो है वो ग्लास होता है, शीशा होता है, जिसके अंदर जो है वो आपका डाटा लाइट की फॉर्म में जो है वो मूव करवाया जाता है। इस केबल को ट्विस्ट नहीं किया जा सकता, इस केबल को बेंड नहीं किया जा सकता, इसको स्ट्रेट बिछाया जाता है। और इस केबल में जो है वो प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। अगर प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आपका जो है वो लाइट जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती स्ट्रेट डायरेक्शन में। तो इसको केयर से यूज़ किया जाता है, एक्सपेंसिव केबल है ये, लेकिन फास्ट वे है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आ रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक पर्पस यही है कि आप जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकें और डाटा को शेयर कर सकें। डाटा में आपकी इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट मैसेजेस सब कुछ आ जाता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात शेयरिंग का मतलब ये है कि आप जो है वो डाटा और बाकी सॉफ्टवेयर की एक्सेस दे सकते हैं दूसरे लोगों को, लेकिन इसमें आप लोग जो है वो अपनी चीज़ें एक दूसरे को जो है वो मूव नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे को जो है वो फिजिकल आइटम जो है वो मूव नहीं की जा सकती, उसके लिए आपको DHL, TCS वगैरह की सर्विस ही चाहिए होगी। शेयरिंग का पर्पज़ आपका डाटा, इंफॉर्मेशन, इमेजेस, पिक्चर्स वगैरह और आपके जो है वो दूसरे रिसोर्सेज को शेयर करना इसमें शामिल है, जो कि सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल होंगे आप लोगों के पास।
तो वापस आ रहे हैं हम। तो इसने आपको कंप्यूटर नेटवर्क का बताया और नेटवर्क के अंदर उसने 4 एलिमेंट्स बताए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ट्रांसमिशन मीडिया एंड पर्पस शेयरिंग है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात कर ली, कम्युनिकेशन डिवाइसेस की बात कर ली, ट्रांसमिशन मीडियम की बात कर ली और पर्पस जो था वो शेयरिंग था। हाँ जी, अगर नेटवर्क के बाद नेटवर्क्स की टाइप्स की बात की जाए तो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं वो 4 टाइप्स के हैं: इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट एंड वर्चुअल प्राइवेट नेट। इंट्रानेट बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल नेटवर्क है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट ब्रांचेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जिस नेटवर्क को यूज़ करती हैं उसको इंटरनेट कहते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट ब्रांचेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं। एक्सटर्नल पब्लिक जो है वो इसमें जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, इस इंफॉर्मेशन को देख नहीं सकती, इस कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं बन सकती। जिस तरह के एक एक ब्रांड की डिफरेंट ब्रांचेस आपस में जो है वो स्टॉक शेयरिंग करती हैं। एक ब्रांड बता देता है कि आपको ये जो है वो सटाडोन ब्रांच में या माल्टोन ब्रांच में या लाहौर वाली ब्रांच में जो है ये वाला पर्टिकुलर जो है ये ड्रेस अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल, या स्टॉक में कितनी अवेलेबिलिटी है, जबकि हम जो है उस सॉफ्टवेयर को उस नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एक्स्ट्रा नेट के केस में जो है आप लोग जो हैं वो अपने नेटवर्क में, अपने प्राइवेट नेटवर्क में अपने क्लाइंट्स को भी ऐड कर लेते हैं, अपने वेंडर्स से जिनसे आप माल परचेज करते हैं उनको भी ऐड कर लेते हैं, और कुछ और इम्पोर्टेंट एफबीआर वगैरह को जिन्होंने टैक्सेशन वगैरह के रूल्स को देखना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना अर्न कर रही है उनको भी एक्सेस दे दी जाती है। तो ऐसा नेटवर्क जो कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल लोग आपस में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हों उसको हम इंटरनेट कहते हैं। और ऐसा नेटवर्क जिसमें और ऐसा नेटवर्क जिसमें आप जो अपने प्राइवेट नेटवर्क में अपने ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में कुछ दूसरे लोगों को भी शामिल कर लेते हैं कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, तो उसको हम एक्स्ट्रा नेटवर्क कहेंगे। और अगर आप अपने प्राइवेट नेटवर्क में अगर आप अपने नेटवर्क को में पब्लिक को ऐड कर लेते हैं, कोई भी पब्लिक कोई भी इंसान दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ आपके जो है वो सॉफ्टवेयर को आपके जो है वो इस नेटवर्क को एक्सेस कर सके तो हम उसको जो है वो इंटरनेट कहते हैं। यानी कि हो सकता है कि आपने एक वेबसाइट बनाई है जिसको पूरी दुनिया एक्सेस कर सकती है, तो आपने उस वेबसाइट को जो है वो फिर अपने प्राइवेट कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल नहीं करना, इसको आपको जो है वो अपने वर्ल्ड वाइड वेब पे पब्लिश करना होगा ताकि जो है वो पब्लिक इस वेबसाइट को जो है वो एक्सेस कर सके। तो आपको इसको जो है वो ऐसे नेटवर्क पे रखना होगा जिसको हम इंटरनेट कहते हैं, जो कि तमाम इंटरनेट और एक्स्ट्रा नेट के कम्बिनेशन से बनाई गई होती है। सारे एक्स्ट्रा नेट आपस में कंबाइन होकर इंटरनेट की फॉर्म जो है वो बन जाते हैं। अच्छा, बात तो ये एक बात क्लियर होनी चाहिए कि इंट्रानेट और एक्स्ट्रा नेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेट नेटवर्क हैं। कुछ केसेस में ऑर्गेनाइजेशन ने बाहर के लोगों को बिल्कुल एक्सेस नहीं दी होती, और कुछ केसेस में आपने स्पेसिफिक लोगों को एक्सेस दी होती है कि वो आपके प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस कर सकें। जबकि एक्स्ट्रा नेट को अगर हम बिल्कुल पब्लिकली ओपन कर दें कि उस नेटवर्क में कोई भी बंदा आके अटैच हो सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकता है, तो वो प्राइवेट नेटवर्क नहीं रहता, वो पब्लिक नेटवर्क बन जाता है, उसमें पब्लिक जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है, इसको हम इंटरनेट कहते हैं। जबकि फोर्थ टाइप टाइप है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की। अच्छा, ये कैसा, ये बेसिकली एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने प्राइवेट काम के लिए अपनी ब्रांच से कम्युनिकेशन के लिए बनाया होता है, लेकिन इसके लिए उन्होंने नेटवर्क अपना तैयार नहीं किया होता, बल्कि इसको जो है वो आप जो ऑर्गेनाइजेशन है जो है वो इंटरनेट वालों से सर्विस ली होती है, किसी पब्लिक नेटवर्क के ऊपर जो है वो अपना नेटवर्क बनाया होता है। यानी वो अपनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज़ नहीं करेंगे, अपने कंप्यूटर्स को जो है वो केबल्स के थ्रू कनेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो केबल्स कौन सी यूज़ कर लेंगे, दुनिया में जो ऑलरेडी नेटवर्क अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, उनकी केबल्स को यूज़ कर लेंगे, लेकिन उस पब्लिक नेटवर्क के अंदर ये पब्लिक नेटवर्क नहीं बनाएंगे, ये अपना नेटवर्क फिर भी प्राइवेट रखेंगे। कुछ अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखेंगे ताकि ये इंफॉर्मेशन इनकी ब्रांचेस ही ऑस्ट्रेलिया में कनाडा में एक्सेस कर सके, लेकिन पब्लिक उसको एक्सेस ना कर सके। लेकिन कम्युनिकेशन मीडियम जो है वो पब्लिक नेटवर्क वाला यूज़ होगा, इंटरनेट वाले राउटर्स, इंटरनेट वाले स्विचेस को यूज़ किया जाएगा कम्युनिकेशन के लिए। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो देखने में तो प्राइवेट नेटवर्क होगा और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज़ कर रही होगी, लेकिन ये बैक एंड से जो है वो पब्लिक नेटवर्क के ऊपर रखा गया होगा। पब्लिक नेटवर्क के ऊपर एक जो है वो प्राइवेट नेटवर्क बना होगा जिसको जो रखा तो पब्लिक नेटवर्क पे गया होगा, लेकिन इसको एक्सेस जो है सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेट लोग ही एक्सेस कर सकेंगे जिनको एक्सेस दी गई होगी। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम लोग।
इंटरनेट को एक्सप्लेन कर रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट नेटवर्क जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट को कम्युनिकेशन कराने के लिए जो यूज़ किया जाए इंटरनेट है। और जब आप अपने इंटरनेट को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग भी उसको जो है वो एक्सेस कर सकें, आपके सप्लायर्स, आपके क्लाइंट्स और दूसरे पार्टनर्स, तो तब इसको हम जो है इंटरनेट की बजाय एक्स्ट्रा नेट कहते हैं। और अगर आपके एक्स्ट्रा नेट और सारे नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट करके एक ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे एक नेटवर्क जो बनता है जिसमें सारी कम्युनिकेशन की जा सकती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्युनिकेशन की जा सकती है, तो उस तरह के नेटवर्क को हम जो है वो इंटरनेट कहते हैं। इसमें नॉर्मली ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता, इसमें सारी ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ जो है, सारी पब्लिक जो है वो इसमें जो है वो कम्युनिकेशन के लिए इस नेटवर्क को यूज़ कर सकती है। जबकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में जो है वो आपका जो है वो नेटवर्क अभी भी प्राइवेट होता है, लेकिन आप अपने प्राइवेट नेटवर्क को बेसिकली पब्लिक नेटवर्क पे जो है वो रूट करवा देते हैं, पब्लिक नेटवर्क पे इसको जो है वो सेट करवा कर देते हैं। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एंड एक्स के बारे में वो बता रहा है कि एन एक्स्ट्रा नेट दैट यूजेस पब्लिक नेटवर्क एंड देयर प्रोटोकॉल। पब्लिक नेटवर्क यानी इंटरनेट और उसके रूल्स को यूज़ करेगा। और ये एक ऐसा एक्स्ट्रा नेट होता है, यानी कि ऐसा प्राइवेट नेटवर्क है जो कि बेसिकली पब्लिक नेटवर्क पे बनाया गया हुआ है। ये पब्लिक नेटवर्क पे कम्युनिकेशन कैसे करता है? बेसिकली आईपी एड्रेस दे दिए जाते हैं ताकि आप सिक्योरली कम्युनिकेशन कर सकें, और आपकी कम्युनिकेशन जब इंटरनेट से गुजरी होगी जहाँ पे सारी दुनिया डाटा को एक्सेस कर सकती है, वहाँ पे आपका डाटा एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपका डाटा सिर्फ उसी उन्हीं कंपनीज को, उन्हीं ब्रांचेस को पहुंचेगा जिनके साथ जो है वो आप लोगों ने प्राइवेसी सेट की हुई है। और आप जब आपका डाटा इंटरनेट से गुजर रहा होगा तो आपका डाटा जो है वो इनकोड होके गुजरेगा, इनक्रिप्ट होके गुजरेगा, जिसको इनकैप्सुलेशन के टर्म यहाँ पे यूज किया है कि डाटा इनकैप्सुलेट होके गुजरेगा। इसी तरह से आपको जो है वो प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए जो है कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, ताकि जो है वो आप लोग जो है आपस में जब कम्युनिकेशन करें तो उसको पब्लिक जो है वो एक्सेस ना कर सके। ये सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है कि आप जो है वो स्काइप का अकाउंट यूज़ कर रहे हो और दूसरी तरफ भी स्काइप का अकाउंट यूज़ हो रहा हो, या फेसबुक पे आपने अकाउंट बनाया हुआ है और दूसरे बंदे से आप फ्रेंड रिक्वेस्ट के बाद आप जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये बेसिकली आपकी प्राइवेट प्राइवेट कम्युनिकेशन है जो कि ओवर द इंटरनेट हो रही है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं, नेटवर्क्स की एक और तरह से भी टाइप्स देखी जा सकती हैं, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट। इंटरनेट के अलावा अगर हम देखें तो नेटवर्क्स की बेसिकली टू मेन टाइप्स होती हैं, पब्लिक नेटवर्क्स एंड प्राइवेट नेटवर्क्स। पब्लिक नेटवर्क जिन नेटवर्क्स को सारी दुनिया एक्सेस कर सकती है, इस नेटवर्क को सारी दुनिया कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकती है, पब्लिक नेटवर्क है। और एक ऐसा नेटवर्क जिसको खास पर्पस के लिए कंपनी ने बनाया हो ताकि उसके अपने एम्प्लॉयज, अपनी स्पेसिफिक लोग आईडी पासवर्ड लगा के एक्सेस कर सके हो, तो वो प्राइवेट नेटवर्क है। प्राइवेट नेटवर्क के हमने टू एग्जांपल्स भी देखी हैं, एक इंटरनेट भी इसकी एग्जांपल है और एक एक्स्ट्रा नेट भी इसकी एग्जांपल है। जबकि पब्लिक नेटवर्क की भी हमने एक एग्जांपल देखी है, आपका इंटरनेट जो है वो दी बेस्ट एग्जांपल है सबसे बड़े दुनिया के पब्लिक नेटवर्क की। कुछ चाइना ने अपना एक पब्लिक नेटवर्क बनाया हुआ है जिसको पूरी दुनिया एक्सेस नहीं कर सकती है, सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट जो है, चाइना के सारे लोग जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी एक किस्म की का पब्लिक नेटवर्क है, लेकिन सिर्फ चाइना के लोगों के लिए, चाइना से एक्सेस किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा लीज लाइन का मतलब ये है कि ये आप बेसिकली जो है वो आप पब्लिक नेटवर्क पे एक स्पेसिफिक कनेक्शन ले रहे हैं ताकि सिर्फ जो है वो दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेज आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो लीज लाइन भी एक नेटवर्क की टाइप है, लेकिन इसको जो है ये पब्लिक नेटवर्क में आप लोग जो है वो प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो लीज लाइन जो है वो आपके वीपीएन की, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की एक दी बेस्ट एग्जांपल हो सकती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम इंटरनेट की, इंटरनेट के स्टार्ट की। तो इंटरनेट को बेसिकली अमेरिका वालों ने डेवलप किया। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम ने दुनिया भर में कम्युनिकेशन करने के लिए एक नेटवर्क बनाने की कोशिश की। 1960s में इसके लिए एफर्ट स्टार्ट की गई, अमेरिका ने इसको फंड किया और सबसे पहले जो है वो 1969 में एक सक्सेसफुल नेटवर्क बना। अमेरिका के 4 डिफरेंट जो हैं वो स्टेट्स को आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज़ किया गया, और 4 डिफरेंट स्टेट्स ने में पड़े हुए 4 कंप्यूटर्स ने सक्सेसफुली जो है वो डाटा की, इंफॉर्मेशन की जो है वो शेयरिंग पॉसिबल हो गई, जिस नेटवर्क को इन्होंने आर्पानेट का नाम दिया। उसके बाद 2-3 साल के अंदर ही उन्होंने अपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, डिफरेंट लोगों को जो है वो इस नेटवर्क में ऐड करना शुरू कर दिया, और कम्युनिकेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के प्रमोशन के लिए और रिसर्च के लिए जो है इस नेटवर्क को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो है वो
कम्युनिकेशन में जो सबसे पहले चीज़ यूज़ करना शुरू की गई, यानी एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को जो मैसेज भेजना था वो नॉर्मली ईमेल की फॉर्म में भेजना शुरू किया गया। तो सबसे पहले जो है वो ईमेल जो है वो बाउंड की गई कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को, स्पेसिफिक कंप्यूटर को जो है एक ख़ास किस्म के फॉर्मेट के साथ जो है वो डाटा भेज सकें। उसके बाद जो है वो चैट वगैरह, ये फ़ोटो शेयरिंग, एसएमएस और ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत लेट बाद में इंट्रोड्यूस हुई, वॉइस मैसेजेस वगैरह। लेकिन सबसे पहले कम्युनिकेशन के लिए जब नेटवर्क बनाए गए अमेरिकन आर्मी की तरफ से, उसके बाद जब उन्होंने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व किया, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन के लिए जो है वो ईमेल इंट्रोड्यूस हुई। ईमेल के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन की जाती थी। उसके बाद बहुत से यूनिवर्सिटीज़ ने इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हुए छोटे छोटे से अपने नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर दिए। स्टूडेंट्स ने और यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्रामर ने जो है वो अमेरिकन की 2 यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो अलग अलग नेटवर्क्स बनाए। उसको उन्होंने यूज़नेट का नाम दिया और उन्होंने उन 2 नेटवर्क्स को भी आपस में कम्युनिकेट करवा के एक 2 नेटवर्क को इकट्ठा करके एक बड़ा नेटवर्क बनाने की कोशिश की। और देखते ही देखते ये डिफरेंट दुनिया ने, रशिया ने, चाइना ने अपने अपने नेटवर्क्स तैयार किए कम्युनिकेशन के लिए। और फाइनली आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जो है वो 1990s में जाके ये सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स जो है कंट्रीज ने इकट्ठे करके आपस में एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन शुरू कर दी, तो जिसको हम जो है आजकल इंटरनेट का नाम देते हैं। ये स्मॉल स्मॉल नेटवर्क्स की कम्बिनेशन है जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, डिफरेंट कंपनीज ने, डिफरेंट कंट्रीज ने जो है बनाए हैं और फिर उन्होंने आपस में उसको जो है वो इकट्ठे कर दिया है। अच्छा, नेटवर्क बेसिकली आप एक्सेस कैसे करते हैं कि इसके लिए डिफरेंट जो है वो नेटवर्क एक्सेस पॉइंट रखे गए हैं दुनिया में, जिसके थ्रू आप जो है वो दुनिया के इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। दुनिया में छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, ये सारे नेटवर्क्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हुए हैं। तो डिफरेंट लोकेशन है दुनिया में, डिफरेंट जगह पे जो है वो आप लोग जो है वो मेन नेटवर्क के साथ जो है वो एक्सेस हो सकते हैं। तो उन जगहों को, उन पॉइंट्स को जो है वो नेटवर्क एक्सेस पॉइंट कहा जाता है। हम नेटवर्क एक्सेस पॉइंट तक कैसे जा सकते हैं? हो सकता है कि पाकिस्तान में से अगर आपने इंटरनेट के साथ एक्सेस होना है, तक आप लोगों ने अपनी एक्सेस बनानी है, तो आप लोगों को जो है वो कराची में से जो केबल गुजर रही है, फाइबर ऑप्टिक केबल गुजरी है जो कि सारी दुनिया के साथ कनेक्ट है, जिसमें सारी दुनिया का डाटा ट्रैवल कर रहा है, उस केबल के साथ आपको कनेक्ट होना होगा। तो कराची तक जाके आपको कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको कोई जो है वो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर चाहिए होगा जो कि आपको जो है वो कराची तक जो है वो कराची के जो है वो नेटवर्क एक्सेस पॉइंट तक जो है वो एक्सेस दे दे। तो बेसिकली आपको जो है वो कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए जिसका आगे से नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइडर से लिंक हो, और नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइडर जो है वो आपको जो है वो नेटवर्क एक्सेस पॉइंट तक जो है वो लिंक बना देंगे। तो बेसिकली आप लोग जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहाँ से ढूंढते हैं? आप मे भी जोन कंपनी के पास जो है उनके रूटर्स के थ्रू जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, या जैज़ कंपनी के थ्रू, या पीटीसीएल वालों के थ्रू। आप टेलीफोन एक्सचेंज जाके उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इंटरनेट से कनेक्ट होना है, आप टेलीफोन एक्सचेंज से कनेक्ट हो जाते हैं, और टेलीफोन एक्सचेंज आगे जाके जो है वो डिफरेंट एक्सचेंजेस के थ्रू जो है वो कराची की टनल से फाइबर ऑप्टिक केबल से आपको कनेक्ट कर देता है, और आपका डाटा जो है वो अमेरिका तक जो है वो सेंड किया जा सकता है। ये डायग्राम आपको क्लियर बताएगी कि आपका अपना एक लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं यहाँ पे आपके अपने एरिया में, जो आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं। मे भी पीटीसीएल के केस में आपके करीब वाला पीटीसीएल का ऑफिस, पीटीएल ऑफिस जो है बेसिकली आपके जो है वो रीजनल ऑफिस के साथ कनेक्ट होता है। रीजनल ऑफिस का जो है आगे जो है वो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से लिंक होगा। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आगे कराची के जो है वो नेटवर्क एक्सेस पॉइंट तक जो है वो आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये नेटवर्क एक्सेस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओवल जो है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रीजनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और रीजनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर डिफरेंट आपके लोकल सर्विस प्रोवाइडर आ जाते हैं, टेलीफोन एक्सचेंजेस आ जाते हैं अगर हम पीटीसीएल की बात कर रहे हों। इसके अलावा डिफरेंट सेलुलर मोबाइल फ़ोन कंपनीज भी आपको नेट की ऑप्शन दे रही हैं, जोंग, यूफोन, जैज़ वगैरह। तो फिर उनके भी जो है उनके थ्रू भी जो है वो आप लोग जो है वो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर तक जाके, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट तक जाके नेट को एक्सेस कर सकते हैं। ये चार्ट आपको दिखा रहा है कि कैसे जो है वो इंटरनेट पे जो है वो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कैसे बढ़ते चले गए हैं, और कितने ज़्यादा लोग इस वक्त जो है वो नेटवर्क पे कनेक्ट हो गए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इंटरनेट पे सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक दूसरे को मैसेज भेजना ही एक ऑप्शन ही रह गई थी, बल्कि उसके बाद बहुत जल्दी जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब का कंसेप्ट आ गया कि लोग अपनी इंफॉर्मेशन को जो है, अपनी डॉक्यूमेंट्स को, अपने पेजेस को जो है वो इंटरनेट पे पब्लिश करना स्टार्ट हो गए। कि किसी को किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन है तो उसने वो इन्फॉर्मेशन एक पेज पे लिखी और उस पेज को जो वो इंटरनेट पर रखवा दिया।
और इंटरनेट से पूरी दुनिया उस पेज को एक्सेस कर सकती है। यानी आप किसी एक खास बंदे को कोई मैसेज नहीं भेज रहे हैं, कोई ईमेल नहीं भेज रहे हैं, बल्कि आपने इन्फॉर्मेशन का एक पेज या 10 पेजेस बना के रख लिए हैं और उन 10 पेजेस को आपने इंटरनेट पे जो है वो पब्लिश कर दिया ताकि पूरी दुनिया उसको जो है वो एक्सेस कर सके। तो ऐसे पेजेस को हम जो है वो हम वेब पेजेस कहते हैं। और वेब पेजेस को बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो टिम बर्नर ने जो है वो हाइपरटेक्स्ट जो है वो एक सर्वर बनाया और उस पर उसने HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप एक लैंग्वेज यूज़ की। उस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए उसने अपनी एक फ़ाइल बना के उसको एक कंप्यूटर पे एक मशीन पे सेव करवा दिया और उस मशीन को उसने उस कंप्यूटर को उसने इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवा दिया। और अब दुनिया के बहुत से कंप्यूटर जो हैं वो उस कंप्यूटर को जब भी एक्सेस करते थे तो उस कंप्यूटर के अंदर से वो जो है वो वेब पेज जो है वो एक्सेस हो जाता था। जैसा कि हमने भी सीखा है कि हम HTML को यूज़ करते हुए एक वेब पेज बना सकते हैं। अगर हम उस वेब पेज को किसी सर्वर पे किसी कंप्यूटर पर रख दें और उस कंप्यूटर को जो है हम एक रियल IP ले दें, इंटरनेट का एक IP एड्रेस ले दें, तो वो जो है वो उस वेब डॉक्यूमेंट जो है वो पूरी दुनिया में एक्सेस की जा सकती है। तो रियल IP एड्रेस लेना है और एक मशीन पे उसको सेट करना जो है उसको बेसिकली हम वेब होस्टिंग कहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर दिया है। तो नॉर्मली आप अपना सर्वर नहीं बनाते हैं, आप किसी कंपनी से सर्विसेज ले लेते हैं कि हमारी ये वेबसाइट बन गई है, इस वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पे उन्होंने ऑलरेडी IP एड्रेस लिया होता है, उनके कंप्यूटर पे रखवा देते हैं ताकि पूरी दुनिया में एक्सेस की जा सके। IP एड्रेस क्या होता है इसकी डिटेल हम जो है वो इसी चैप्टर में आगे जाके बात करेंगे कि क्या डिटेल होती है। अलबत्ता इंफॉर्मेशन वेब डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी टैग्स की फॉर्म में होती थी उसको HTML कहते हैं, जो आज भी यूज़ की जा रही है। अच्छा, ये मोस्ट डोमिनेंट मार्कअप लैंग्वेज है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें टैग्स यूज होते हैं, आप लोग जानते हैं। और HTML टैग्स आर अंडरस्टैंडेबल बाय द वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र आपके HTML टैग को पहचानता है, हेडिंग के टैग को, बोल्ड के टैग को, इमेज के टैग को, मार्जिन के टैग को पहचानता है और वो उसके मुताबिक जो है इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देता है जैसा आपने टैग लगाया होगा। अच्छा, टैग्स भी HTML के अंदर दो तरीके से होते हैं। लीनियर टैग्स हो सकते हैं, टैग के साथ एक टैग हो सकता है। आपके 10 पैराग्राफ के टैग्स हो सकते हैं एक दूसरे के साथ लगे हों। 20 हेडिंग के टैग्स हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ लगे हों। या बाज़ दफ़ा टैग के अंदर टैग हो सकता है, टेबल के अंदर टेबल रो का टैग हो सकता है, उसके अंदर टेबल डाटा का टैग हो सकता है। या सबसे बाहर HTML का टैग होगा, उसके अंदर हेड और बॉडी के टैग होंगे, बॉडी के अंदर जो है वो टेबल का टैग होगा, टेबल के अंदर टेबल रो होगी, टेबल रो के अंदर TD का टैग होगा, टेबल डाटा का। टेबल डाटा के टैग के अंदर जो है वो फर्दर जो है आपकी आर्डर लिस्ट हो सकती है, OL का टैग। और आर्डर लिस्ट के अंदर जो है वो आपकी लिस्ट आइटम्स हो सकती हैं। तो यानी नेस्टेड आर्डर भी हो सकता है, हायरार्किकल आर्डर भी हो सकता है टैग्स का। और एक दूसरे के साथ भी जो है वो टैग्स जो है वो लग सकते हैं। आपने 7-8 टैग्स जो है वो एक दूसरे के साथ लगाए हुए हैं। बोर्ड का टैग है, उसके नीचे इमेज का टैग है, उसके नीचे मार्की का टैग है, उसके नीचे टैली का टैग है। ये एक दूसरे के अंदर टैग्स नहीं लगाए बल्कि आपने इसको जो है वो लीनियर वे से एक दूसरे के साथ लगा दिया है। इसकी भी प्रैक्टिस कर चुके हैं आप लोग। HTML के बाद हम जो है वो पेज की स्टाइलिंग करना सीखेंगे। हम CSS पे काम करेंगे ताकि हमारा पेज जो है वो स्टाइल हो सके। नॉर्मली हम एक सेपरेट शीट बनाएंगे CSS की और उसको अपने HTML के पेज के साथ लिंक कर देंगे। CSS के बाद हम अपने पेज में जो है वो थोड़ी सी जो है वो स्क्रिप्टिंग को ऐड करेंगे, थोड़ी फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। जब हम पेज पे क्लिक करें तो कोई इवेंट परफॉर्म हो सके, हम किसी चीज़ पे क्लिक करें तो स्क्रीन पे मैसेज लिखा हुआ आ जाए, इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली। या किसी चीज़ पे क्लिक करें तो वो आपसे बोल दे कि आपने ईमेल एड्रेस नहीं लिखा, तो पहले ईमेल एड्रेस लिख लें अपने इनपुट टाइप टेक्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो ये डायग्राम इस चीज़ को और क्लियर एक्सप्लेन कर रही है कि HTML और CSS में क्या डिफरेंस है। HTML बेसिकली आपका ओवरऑल लेआउट बनता है पेज का, जबकि CSS जो है उसकी स्टाइलिंग, उसकी प्रेजेंटेशन को जो है वो मैनेज करता है। और HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस ये है कि HTML आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाएगा, CSS उसकी प्रेजेंटेशन को, उसकी डिज़ाइनिंग को, उसके लेआउट को, उसके कलर स्कीम वगैरह को मैनेज करेगी। जबकि जावास्क्रिप्ट उसके अंदर फंक्शनैलिटी, एनिमेशन और मूवमेंट्स वगैरह को लेके आएगी आपके वेब पेजेस के अंदर। ये भी एक डायग्राम आपको शो कर रही है कि आजकल की मॉडर्न वेब एप्लीकेशन वेबसाइट जो हैं उसमें HTML स्ट्रक्चर के लिए, CSS डिज़ाइनिंग के लिए और जावास्क्रिप्ट जो है उसमें मोबिलिटी के लिए, एनिमेशन के लिए जो है उसको यूज़ किया जाता है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की बात हो रही है। तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो है वो शायद हम इस कोर्स में प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, लेकिन एक्सटेंसिबल मार्कअप बेसिकली HTML जो है वो पेज को बनाने के लिए यूज़ होती है और XML जो है वो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन भेजने के लिए यूज़ होती है। ये सबसे लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। HTML इज़ यूज टू डिस्प्ले डाटा,
HTML को आप यूज़ करते हैं कि आप डाटा को डिस्प्ले कर सकें, यानी आपने अगर कोई इमेज दिखानी है तो आप HTML का टैग लगाएं, इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। आपने कोई मैसेज बढ़ा करके डिस्प्ले करवाना है तो आप हेडिंग 1 में डिस्प्ले कर दें। लेकिन अगर आपने एक पेज से इंफॉर्मेशन, एक वेबसाइट से इंफॉर्मेशन को दूसरे वेबसाइट को भेजना है तो आपको जो है वो HTML का टैग नहीं चाहिए होगा, आपको XML का टैग चाहिए होगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का टैग चाहिए होगा। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली वेबसाइट बनाने के काम आती है, और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो है ये कम्युनिकेशन के काम आती है, आपकी इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के काम आ सकती है, एक वेबसाइट से डाटा दूसरे वेबसाइट में भेजने के काम आ सकते हैं। तो हमने वैसे वेबसाइट की कम्युनिकेशन नहीं करवानी है अपने इस कोर्स में। अच्छा, इसके अलावा नेटवर्क की वो बात बता रहा है कि जब आप कंप्यूटर के नेटवर्क्स बना लेते हैं तो नेटवर्क्स बेसिकली जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं। एक तो ऑप्शन ये है सर्किट स्विच नेटवर्क की, और दूसरी आगे जाके ऑप्शन आएगी पैकेट स्विच नेटवर्क की। सर्किट स्विच नेटवर्क और पैकेट स्विच नेटवर्क की बात करने से पहले वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि नेटवर्क की जो है वो एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से जो है वो दो टाइप्स हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, एक छोटा नेटवर्क जो किसी एक खास लोकल एरिया में बना हो, एक बिल्डिंग के अंदर का नेटवर्क, या एक शहर के अंदर 4 ब्रांचेस का नेटवर्क, या एक सिटी का अपना नेटवर्क जो है वो लोकल नेटवर्क हो सकता है। जबकि अगर नेटवर्क का एरिया जो है वो सिटी की लिमिट्स क्रॉस करे, कंट्रीज तक फैल जाए या कॉन्टिनेंट्स तक फैल जाए, पूरी दुनिया में फैला हो, तो हम उसको वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। इसके अंदर भी मजीद नेटवर्क्स आते हैं कि आप लैन किसे कहेंगे और वैन किसे कहेंगे। अलबत्ता एक ऐसा नेटवर्क जिसका एरिया डिफाइन किया जा सकता हो, जिसकी जियोग्राफिकल बाउंड्री बताई जा सकती हो कि बस ये एरिया इसमें आता है, तो वो फिर लोकल नेटवर्क बन जाएगा। वो एक सिटी का भी हो सकता है, एक बिल्डिंग का भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, कंट्री का भी हो सकता है। और वाइड एरिया नेटवर्क जिसका हम एरिया डिफाइन ना कर सकते हो, जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एक्सेस किया जा सकता हो, उसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। पास दफ़ा इसमें जो है वो कुछ कुछ नेटवर्क जो है वो स्मॉल लेवल पे होने की वजह से उनको हम लोकल नेटवर्क कह देते हैं, और उनसे बड़े नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क कह देते हैं। लेकिन इवेंचुअली जो है वो इंटरनेट जो है वो सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है, और आपका जो है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो है नेटवर्क बना हुआ है वो एक लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अच्छा, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क की जो है वो हेडिंग मैंने चेंज करके नेटवर्क स्कोप डिक्लेयर कर दिया। इसको हम नेटवर्क स्कोप कह रहे हैं कि एक नेटवर्क की स्कोप कितनी है, लोकल है या वाइड एरिया तक जो है उसकी एक्सेस है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पैकेट स्विच नेटवर्क की। आजकल जो है जो नेटवर्किंग यूज़ होती है कंप्यूटर्स के दरमियान, मोबाइल फ़ोन के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए, डाटा की कम्युनिकेशन के लिए, ईमेल सेंड करने के लिए, मैसेज सेंड करने के लिए, नॉर्मली वो पैकेट स्विच नेटवर्क्स होते हैं। जबकि आज से 8-10 साल पहले, 12 साल पहले जो है वो सर्किट स्विच नेटवर्किंग की टेक्निक यूज़ की जाती थी। सर्किट स्विचिंग में क्या होता था कि आप लोगों का जो है वो दो कंप्यूटर्स के दरमियान, दो मोबाइल फ़ोन के दरमियान, दो टेलीफोन्स के दरमियान जो है वो कनेक्शन पहले इस्टेब्लिश किया जाता है, उसके बाद कम्युनिकेशन की जाती है। तो इसमें आपके जो है वो वेव्स के थ्रू डाटा ट्रैवल किया जाता है। अगर रास्ते में कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है, कोई केबल में इशू है या बारिश वगैरह हो रही है, तो सिग्नल में प्रॉब्लम आ सकती है, या मे भी आपका डाटा प्रॉपर्ली ना पहुंचे, या मे भी आपका सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाए। तो सर्किट स्विच नेटवर्क में जो है पहले दो डिवाइसेस के दरमियान सर्किट इस्टेब्लिश किया जाता था, और फिर उनके दरमियान जो है वो 1-to-1 कम्युनिकेशन होती थी। इसको सिंगल कनेक्शन मॉडल भी कहा जाता था। लेकिन आजकल जो है वो इन दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए जो वे यूज़ होता है उसको पैकेट स्विच नेटवर्क कहते हैं। इस केस में क्या होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को बेसिकली पैकेट्स की फॉर्म में भेजी जाती है। छोटे छोटे साइज़ के पैकेट बना लिए जाते हैं डाटा के, और उसमें वो पैकेट जो है वो एक कंप्यूटर से, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को जो है वो सेंड किए जाते हैं। अच्छा, ये पैकेट के दरमियान जो है वो सर्किट इस्टेब्लिश नहीं होता कि इस डिवाइस से उस डिवाइस में जाने हैं। ये रास्ते में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेज जो भी अवेलेबल होते हैं, उन वेज को यूज़ करते हुए ये डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे जाके ये अपने आप को अलाइन करते हैं। और कुछ पैकेट के रास्ते में प्रॉब्लम आ रही हो तो ये जो है रास्ते में इनको राउटर्स मिलते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स मिलते हैं जो कि इनको री राउट करते हैं, और इन पैकेट को किसी और अल्टरनेट रास्ते के जरिए से जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। तो पैकेट स्विच नेटवर्किंग आजकल यूज़ होती है। इन्फॉर्मेशन पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल की जाती है, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के पैकेट होते हैं, वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल नहीं की जाती, और ये पैकेट जो है वो डिफरेंट अल्टरनेट रास्ते ढूंढ के आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ये डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, मैंने बताया कि रास्ते में कुछ कंप्यूटर्स होते हैं, कुछ डिवाइसेस होती हैं जो कि आपके पैकेट्स को रिसीव करती हैं, और अगर आगे वाले रास्ता क्लियर ना हो तो इसको किसी अल्टरनेट पाथ की मदद से जो है वो डेस्टिनेशन की तरफ
फॉरवर्ड कर दिया जाता है आपके इंफॉर्मेशन के डाटा के पैकेट्स को। अच्छा, इन कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो राउटिंग एल्गोरिदम्स अप्लाई किए गए होते हैं, जिन एल्गोरिदम के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि अगर ये पाथ में डाटा सेंड करना पॉसिबल नहीं है तो अल्टरनेट पाथ कौन कौन से अवेलेबल है, किस रास्ते से जो है वो इंफॉर्मेशन को पैकेट को सेंड किया जा सकता है, या कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, किस जगह पे पैकेट ज़्यादा है, इस वक्त क्यों में लगे हुए हैं, तो अल्टरनेट जो है वो रास्ता कौन सा अवेलेबल है, या कौन सा सबसे शार्टेस्ट जो है वो पाथ अवेलेबल है इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। देखिए, ये डायग्राम आपको बता रही है कि अगर आप लोगों ने अपने लोकल एरिया से जो है वो पहले आपका जो है वो कंट्री लेवल पे इंफॉर्मेशन जाएगी, या आपके जो है वो सिटी लेवल पे इंफॉर्मेशन जाएगी आपकी बिल्डिंग से निकल के, और उसके बाद जो है वो आगे राउटर्स जो है आपकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। जिस तरह यहाँ से कंपनी ई का देखें, या कंपनी ये कॉलेज डी है एक, इसके अंदर जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है, और वो जो है वो राउटर से कनेक्ट है, और राउटर जो है वो आगे इंटरनेट से कनेक्ट है। अगर आपका राउटर जो है वो आगे ट्रैफिक में इंटरनेट की बैकबोन में जो है आगे वाले राउटर्स में कोई प्रॉब्लम देखेगा तो वो मे भी आपको कोई अल्टरनेट वे प्रोवाइड कर दे, या आपकी इन्फॉर्मेशन को इस राउटर से इस राउटर के थ्रू जो है वो इंटरनेट की बैकबोन पे मेन इंटरनेट के जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल तक पहुंचा दे। ये सेंटर में जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स दिखाई गई हैं आप लोगों को, जिनकी जो कम्युनिकेशन में यूज़ हो रही हैं, और ये हो सकता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डिफरेंट कंट्रीज़ में फैली हुई हैं जो कम्युनिकेशन कर रही हैं। तो आपकी जो है वो लोकल एरिया से जो है वो वाइड एरिया में इंफॉर्मेशन आती है, और उसके बाद राउटर्स पे पहुंच जाती है, और राउटर्स पे डिसीजन करते हैं कि क्या पाथ अवेलेबल है इंटरनेट में डाटा अपलोड करने के लिए, या अदरवाइज हमने कोई अल्टरनेट पाथ ढूंढना है। अलबत्ता ये सारी इंफॉर्मेशन आजकल जो है पैकेट्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन के पैकेट्स जो है वो बना के सेंड की जाती है और ट्रैवल करती है, और एक इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट रास्तों से डिफरेंट राउटर से राउट होती हुई भी जो है वो डेस्टिनेशन में पहुंच सकती है, जहाँ पे डेस्टिनेशन में ये पैकेट्स के ऊपर नंबर लगे होते हैं, ये अपने आप को रीअरेंज करके जो है वो डेस्टिनेशन में जो है अवेलेबल हो जाते हैं बिल्कुल सही सीक्वेंस के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात अगर कम्युनिकेशन में की जाए, नेटवर्क्स के अंदर की जाए, तो ये आईपी एड्रेसिंग की है। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बेसिकली कम्युनिकेशन करने के लिए दो डिवाइसेस के दरमियान जो है हर डिवाइस को एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस जो है वो नॉर्मली 32 बिट एक नंबर होता है, यानी 32 जीरो और वन के कम्बिनेशन से बना के जो है वो एक नंबर बनाया जाता है। तो 8 जीरो और 1 मिलके जो है वो एक नंबर बनते हैं, फिर 8 जीरो और 1 जो है वो दूसरा नंबर बनते हैं, 8 जीरो और 1 का कम्बिनेशन तीसरा नंबर बनता है, 8 जीरो और 1 का कम्बिनेशन जो है वो एक तीसरा नंबर बनता है। तो ये 8 बिट्स मिलके 32 बिट्स का एक नंबर बनती है जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। ये आईपी एड्रेस हर कंप्यूटर को, हर एक डिवाइस को जिसने कम्युनिकेशन करनी होती है उसके पास एक यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए ताकि वो कम्युनिकेशन कर सके दूसरी डिवाइस के साथ। तो आईपी एड्रेस का बेसिक पर्पस ये है कि ये आपके जो है वो पैकेट्स को सेंड और रिसीव कर सकते हैं इंटरनेट पे, कि किस कंप्यूटर से पैकेट्स को किस कंप्यूटर तक जो है वो भेजना है। अलबत्ता वो पैकेट एक फिक्स रूट को, फिक्स सर्किट को जो है वो अप्लाई नहीं होते कि फिक्स सर्किट से गुजरते हुए जाएं, बल्कि वो जो है वो पैकेट जो है वो डिफरेंट रास्ता ढूंढते हुए रूट होते हुए रूटर्स की मदद से जो है वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं, जो भी सूटेबल पाथ, जो भी सूटेबल जो है वो वे अवेलेबल होगा। अच्छा, आईपी एड्रेसेस के बाद अगर बात की जाए तो अच्छा वैसे आजकल जो है आईपी एड्रेसेस जो है वो थोड़ा इसका साइज बढ़ा दिया गया आईपी वर्जन 4 की बजाय, यानी इसमें 4 बिट्स की बजाय जो है वो सिक्स सिक्स बिट्स यूज़ होती हैं, 6 बाइट्स यूज़ होते हैं, 8 बाइट्स के 6 पोर्शन होते हैं इसमें। इसको 182 बिट भी कहा जाता है। पहले 32 बिट था, इसको 182 बिट 128 बिट भी कहा जाता है। मे भी आगे चैप्टर्स में जाके इसकी भी डिटेल आए तो हम इसको भी डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को। अच्छा, आईपी एड्रेसेस की अगर फर्दर बात की जाए तो आईपी एड्रेसेस के दो वर्जन है, एक आईपी एड्रेस वर्जन 4 जो कि 32 बिट साइज का होता है, और एक जो है वो अगर एक और 8 बिट इसमें और ऐड कर दी जाए तो हम इसको 64 बिट कहेंगे, और अगर उसमें 8 बिट्स और ऐड कर दी जाएँ तो हम उसको जो है वह 128 बिट्स का जो है वो एक जो है वो आईपी एड्रेस बोलेंगे, यानी आईपी वर्जन 6। इसमें 128 बिट्स होते हैं, यानी 8 बिट्स के जो है इसमें 6 पोर्शन होते हैं 4 की बजाय। अच्छा, अगर प्राइवेट आईपी एड्रेस की बात, अच्छा आगे जो है आईपी एड्रेस के अंदर जो है दो टाइप्स आ रही हैं। एक प्राइवेट आईपी एड्रेस, यानी आपके एक लैब के अंदर जो है वो आपने 30 कंप्यूटर को 30 आईपी एड्रेस दिए हो सकते हैं, और गिफ्ट यूनिवर्सिटी ने भी अपनी लैब के अंदर 30 कंप्यूटर को 30 आईपी एड्रेस दिए हो सकते हैं, और ये आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर जैसे ही आईपी एड्रेस हो सकते हैं। क्योंकि ये आईपी एड्रेस हम लोकल एरिया में यूज़ कर रहे हैं, एक लैब के कंप्यूटर्स को एक दूसरे से डिफरेंट करने के लिए
लोकल आईपी, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस दिए गए हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने इन कंप्यूटर्स ने डायरेक्ट इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करनी हो, तो इन सब कंप्यूटर्स के पास जो है वो पब्लिक आईपी एड्रेस होना चाहिए, जिसको हम लाइव आईपी या रियल आईपी कहते हैं। अच्छा, एक कंप्यूटर जिसने इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करनी है, उसके पास जो है वो लाइव आईपी या रियल आईपी एड्रेस होना चाहिए, पब्लिक आईपी एड्रेस होना चाहिए। और एक पब्लिक आईपी एड्रेस दूसरे पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है इंटरनेट पे। और ये आईपी एड्रेस पूरी दुनिया में यूनिक होने चाहिए। अगर दो कंप्यूटर का सेम पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं हो सकता, दुनिया के हर कंप्यूटर को जिसने दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करनी है, एक यूनिक आईपी एड्रेस दिया जाता है। हाँ, अलबत्ता अगर लैब के अंदर 30 कंप्यूटर है, उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, तो उनको हम कोई भी आईपी एड्रेस दे सकते हैं। उसको हम प्राइवेट आईपी एड्रेस कहेंगे, वो हमें इंटरनेट वालों से लेकर देने की ज़रूरत नहीं है। और वो 30 के 30 कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट नंबर के साथ हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवा सकते हैं। लेकिन अगर उन 30 कंप्यूटर में से किसी भी कंप्यूटर ने बाहर के किसी कंप्यूटर से, किसी और कंट्री के कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करनी है, तो उस केस में आप लोगों को जो है वो पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए होगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो है वो लैब के कंप्यूटर्स को प्राइवेट आईपी एड्रेसेस दिए हों, और लैब के बाहर जो है हमने एक स्विच रखा हो, एक राउटर रखा हो, जिसको हमने एक पब्लिक आईपी एड्रेस दिया हो। जब लैब के अंदर प्राइवेट कंप्यूटर से आपस में कम्युनिकेशन करनी है, तो वो प्राइवेट एड्रेसेस के साथ कम्युनिकेशन कर लें। और जब उन कंप्यूटर्स ने बाहर कम्युनिकेशन करनी है, लैब यूनिवर्सिटी से बाहर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना है, तो यूनिवर्सिटी ने एक पब्लिक आईपी एड्रेस खरीदा होगा सारे 30 या सारे 100 कंप्यूटर्स के लिए, जो पब्लिक आईपी एड्रेस यूज़ होगा बाहर के लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए। अलबत्ता अगर आपने इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करनी है, तो आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए होता है। जबकि आपने अगर प्राइवेट कम्युनिकेशन करनी है, एक लैब के अंदर 10 20 30 40 कंप्यूटर्स को आपस में अटैच करना है, तो प्राइवेट एड्रेसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम लोकल एड्रेसेस कहते हैं। इनको परचेज नहीं करना पड़ता, जबकि रियल एड्रेसेस को, लाइव एड्रेसेस को, पब्लिक आईपी एड्रेसेस को परचेज करना पड़ता है कम्युनिकेशन करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें डोमेन नेम की। नॉर्मली जब हमने जो है वो एक कंप्यूटर को एक्सेस करना होता है, दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करवानी होती है, तो हम जो है वो नॉर्मली आईपी एड्रेस को जो है वो नहीं लिखते, आईपी एड्रेस को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग जो है वो डोमेन नेम जो है वो उसको यूज़ करते हैं। डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम बेसिकली आपकी आईपी एड्रेस के अगेंस्ट एक सूटेबल नाम जो है वो असाइन कर दिया जाता है। लेट्स से कि हमने जो पीछे आईपी एड्रेस की बात की है, एक आईपी एड्रेस दिखाया था। लेट्स से ये आईपी एड्रेस जो है ये अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है। तो इसका अल्टरनेट वे ये है कि आप इसका नाम रख दें www.google.com में भी ये गूगल का आईपी एड्रेस लिखा हो, या अगर आपने अपने सर्वर का नाम रखना है www.myserver.com, तो माई सर्वर जो है ये भी आप डोमेन नेम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी ने आपके कंप्यूटर से कनेक्शन बनाना है, किसी ने आपके कंप्यूटर में से वेबसाइट देखनी है, तो उसको ये पूरा आईपी एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो क्या करेगा, वो जो लिखेगा www.mycomputer.com, तो वो आपकी जो है वो वेबसाइट जो एक्सेस हो जाएगी, या जो भी डोमेन नेम होगा आपके आईपी एड्रेस के अगेंस्ट। तो दोबारा बता रहा हूँ कि डोमेन नेम क्या है। डोमेन नेम असल में आपकी आईपी एड्रेस के अगेंस्ट हम एक नाम सेट कर देते हैं। तो आईपी एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं होती कम्युनिकेशन करने के लिए, बल्कि वो डोमेन नेम लिखने की जरूरत होती है। अच्छा, डोमेन नेम के राइट साइड वाले पोर्शन को जो है वो टॉप लेवल डोमेन कहते हैं, जैसा कि जो उसके डोमेन्स के एंड पे आता है www.mywebsite.com, www.mywebsite.org, www.mywebsite.com.pk। तो ये नॉर्मली जो है इनको टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। अच्छा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कारपोरेशन है, जो कि बेसिकली जो है वो डोमेन नेम्स को मैनेज करती है, रजिस्टर कराती है आईपी एड्रेसेस अगेंस्ट। अच्छा, इसके अलावा जो है आप लोग जो है अगर आपने डोमेन नेम खरीदना है अपने आईपी एड्रेस के अगेंस्ट, तो आप लोग जो है डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर से भी जो है वो अपने आईपी एड्रेस के अगेंस्ट जो है वो डोमेन नेम रख सकते हैं। तो दुनिया में कोई भी जो है वो नॉर्मली अपनी वेबसाइट्स को आईपी एड्रेस पे नहीं रखता। आईपी एड्रेस खरीदा जाता है, और आईपी एड्रेस के बाद जो है वो एक डोमेन नेम परचेज कर लिया जाता है, ताकि लोग अगर आपके कंप्यूटर से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो वो आईपी एड्रेस लेके कनेक्शन ना बनाएं, बल्कि वो आईपी एड्रेस को याद करना भी मुश्किल है, उसकी बजाय जो आपने डोमेन नेम खरीदा हुआ है, वो उस डोमेन नेम को यूज़ करते हुए आपके जो है वो कंप्यूटर से कनेक्शन बना लें। अच्छा, डोमेन नेम के बैक साइड पे जो है वो आईपी एड्रेस ही होता है, लेकिन आईपी एड्रेस लोग लिखते नहीं हैं। हमने कभी भी गूगल की वेबसाइट को ओपन करने के लिए या फेसबुक ओपन करने के लिए 132 178 299 इस तरह कभी भी नहीं लिखा। हम हमेशा लिखते हैं www.facebook.com। तो फेसबुक बेसिकली एक डोमेन नेम है, और उस डोमेन नेम के पीछे जो है जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है उसको कोई यूनिक आईपी एड्रेस होगा।
तो आप डोमेन नेम लिखते हैं और दुनिया में जो है उस डोमेन नेम के जो पीछे आईपी एड्रेस होता है उस आईपी एड्रेस वाले कंप्यूटर को ढूंढा जाता है और उस कंप्यूटर से आपका कनेक्शन बन जाता है और उस कंप्यूटर में जो भी चीज़ पड़ी होती है, लेट्स से उन्होंने सेट किया हुआ फेसबुक का पेज या अपनी वेबसाइट सेट किया, तो वो वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अच्छा, इस तरह कोई आपके कंप्यूटर से कनेक्शन नहीं बना सकता क्योंकि आप लोगों ने अपने कंप्यूटर पे जो है वो रियल आईपी एड्रेस नहीं खरीदा होता और ना ही डोमेन नेम परचेज की होती है कि कोई आपके कंप्यूटर पे कनेक्शन बनाए। वैसे भी अगर कंप्यूटर पे कोई आईपी एड्रेस लगा के कनेक्शन बना ले तो उस पर सिक्योरिटी चेक लगे होते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी वेबसाइट अपने कंप्यूटर पे जो है वो लोगों को दिखाने के लिए बनानी है तो उसकी होस्टिंग की जाती है, उसकी सेटिंग की जाती है कंप्यूटर के अंदर। फिर भी आ जाके सिर्फ वो वेबसाइट ही डिस्प्ले होगी दूसरों को जिन्होंने आपके आईपी एड्रेस लगा के या उस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट डोमेन नेम लगा के आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश की है। वो पूरा कंप्यूटर की चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टॉप लेवल की डिफरेंट डोमेन्स के नेम आ गए हैं। डोमेन के बल्कि एंड वाला पोर्शन जिसको टॉप लेवल डोमेन कहते हैं, .com, .edu, .government और इस तरह की अदर डिटेल आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर आपकी वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस को एक्सेस करना है और वो कैसे रिस्पॉन्स होगा, यानी कि आपने एक वेबसाइट का पेज बनाया और आपने उसको अपने कंप्यूटर के अंदर सेट कर लिया, आपने एक असल आईपी एड्रेस खरीद लिया और आपने एक डोमेन नेम खरीद लिया www.मेरा बना हुआ सॉफ्टवेयर.com के नाम से। तो अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें तो ये देखें, ये बहुत से लोग हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो उस पेज को एक्सेस करना चाहते हैं। तो आपने एक कंप्यूटर खरीदा होगा, एक कंप्यूटर होगा जिसके अंदर आपने रियल आईपी खरीदा होगा, एक पब्लिक आईपी आप आईपी लगाया होगा और फिर आप लोगों को वो आईपी शेयर कर देंगे। जिसने अपने लैपटॉप से एक्सेस करना है, जिसने अपने मोबाइल फ़ोन से एक्सेस करना है, जिसने आपके कंप्यूटर से एक्सेस करना है, तो वो आईपी एड्रेस लिखेगा और वो इंटरनेट के थ्रू जो है आपके कंप्यूटर से कनेक्शन बन जाएगा और आपके कंप्यूटर में जो आपने वेबसाइट रखी है वो वेबसाइट इन तीनों को शो हो जाएगी। अच्छा, लोग क्या करते हैं, लोग आईपी एड्रेस नहीं लिखते हैं, बल्कि आप ही आईपी एड्रेस लोगों से शेयर नहीं करते हैं। आप याद रखने के लिए आसान काम करते हैं, आप आईपी एड्रेस की बजाय आप एक डोमेन नेम खरीद लेते हैं। पूरा नंबर याद रखने की बजाय आप एक अच्छा सा नाम रख लेते हैं अपने अपनी वेबसाइट का और फिर लोगों से क्या शेयर करते हैं, लोगों से आप अपनी वेबसाइट का नाम शेयर करते हैं कि आप इस वेबसाइट को लिखें इंटरनेट पे, तो वो जो है मेरे कंप्यूटर से कनेक्शन बन जाएगा क्योंकि आपके उस डोमेन नेम के पीछे आपका आईपी एड्रेस रजिस्टर हुआ होता है। तो फिर एक्चुअली में दुनिया में जो है वो जब आप आपकी डोमेन नेम लिखी जाएगी तो वो इंटरनेट जो है वो आपको आप उस डोमेन नेम के पीछे जो आईपी एड्रेस है उसको ढूंढ के आपके कंप्यूटर से कनेक्शन बना देगा। और अगर आपने अपने कंप्यूटर पे कोई होस्टिंग की हुई या कोई वेबसाइट रेडी की हुई है तो सिर्फ वो वेबसाइट जो है वो उन लोगों को उसका पहला वाला पेज उन लोगों को दिखा दिया जाएगा और वो जैसे जैसे क्लिक करेंगे बाकी पेज भी दिखाए जाएंगे आपके कंप्यूटर के। लेकिन सिर्फ वही चीज़ें दिखाई जाएंगी जो आपने होस्ट की हुई हैं। आपके कंप्यूटर का पर्सनल डाटा जो है वो कभी भी शेयर नहीं किया जाएगा और डाटा शेयर करने के लिए आपके कंप्यूटर में आपको जो है वो एक लाइव आईपी खरीदना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि लोग आईपी याद ना रखें या आईपी याद रखना आसान काम नहीं है तो फिर आपको जो है वो एक डोमेन नेम भी खरीदनी पड़ेगी। तकरीबन 2000 की एक साल की पेमेंट होती है डोमेन नेम को मेंटेन रखने की। साल के बाद फिर आपको रीन्यू कराना पड़ता है अपना डोमेन नेम और सर्वर की और आईपी एड्रेस जो है वो भी साल के चार्जेस होते हैं। तकरीबन 10-15 हज़ार का आपको एक रियल आईपी एड्रेस मिलता है जहाँ पे आप लोग जो है वो अपना जो है रियल आईपी एड्रेस मिलता है, पब्लिक आईपी एड्रेस मिलता है जो आप अपने सर्वर को अपने कंप्यूटर को दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं जिन पेज जो आपके वेब पेजेस होते हैं जिनको HTML के साथ बनाया जाता है, उसको जो है वो बेसिकली एक्सेस करने के लिए जो है वो एक और रूल यूज़ किया जाता है इंटरनेट पे। उस प्रोटोकॉल को, उस रूल को जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र रूल कहते हैं, जिसको हम आप HTTP बोलते हैं। यानी अगर आपने किसी भी वेबसाइट को, किसी भी डोमेन नेम को दुनिया में सर्च करना है तो आपको साथ ही लिखना पड़ता है http://www.mywebsite.com। तो ये बेसिकली इंटरनेट के कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो कि आपकी जो है वो वेबसाइट को जो है वो आप दुनिया में के इंटरनेट से जो है वो सर्च करते हैं। अगर आप ना भी लिखें, सिर्फ www.facebook.com ही लिखें तो फिर भी साथ जो है आपका ब्राउज़र ऑटोमेटिकली जो है वो HTTP लिख देता है। यानी कह देता है, आपके कंप्यूटर को समझा देता है कि हमने जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी सारे सिक्योरिटी रूल्स को फॉलो करते हुए जो है ये वेब पेज जो है, ये वेबसाइट जो है ये इंटरनेट पे ढूंढनी है। अच्छा, ये जो हम लिखते हैं http://www, इसको हम पूरा URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर हम बात करें नेक्स्ट पेज पे तो ये देखें लिखा हुआ है, ये सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि सिक्योर करते हैं कि आपका कनेक्शन बनने जा रहा है किसी और कंप्यूटर के साथ। उस कंप्यूटर का नंबर क्या है, नंबर की बजाय हमने जो है वो डोमेन नेम खरीद ली हुई है, तो हम जो है वो नंबर की बजाय डोमेन नेम लिखेंगे यहाँ पे कि क्या किस नाम से आपने डोमेन खरीद लिया है।
इस केस में इसने mysite.com के नाम से डोमेन खरीदी है और उस .com के अंदर उसने एक पेज बनाया हुआ है index.html के नाम से, और ये पेज जो है ओपन हो जाएगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर आप डोमेन नेम ना लिखें, आपको इस कंपनी का आईपी एड्रेस पता हो, तो आप http: के बाद यहाँ पे आईपी एड्रेस लिख के भी जो है ना इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि सब वेबसाइट्स के आप जो है वो आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते हैं, तो वेबसाइट्स वालों ने आसानी की हुई आप लोगों के लिए कि वो आईपी एड्रेस की बजाय डोमेन नेम परचेज करते हैं और आपसे डोमेन नेम शेयर करते हैं कि आप ये लिखें www.facebook.com। फेसबुक का आईपी एड्रेस लिखने की बजाय आप फेसबुक की जो है वो डोमेन नेम लिख लें, ताकि आपका जो है वो हमारे कंप्यूटर से कनेक्शन आसानी से बन सके, आपको भूले ना ये आईपी एड्रेस। और उस डोमेन नेम के अंदर कौन सा पेज ओपन होना है, बाय डिफ़ॉल्ट लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट अपना जो है वो पहला पेज जो है वो सेट किया होता है, या बाज़ केस में जो आपको लिखना पड़ता है। नॉर्मली हमें नहीं लिखना पड़ता, जो फेमस वेबसाइट्स यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एचटीएमएल की बात करने से पहले वो बता रहा है कि कुछ मार्कअप लैंग्वेजेस जो हैं यूज़ हुआ करती थी पहले भी, जिसमें से एक का नाम है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद जो है इसके अंदर एचटीएमएल का ट्रेंड आ गया और एचटीएमएल यूज़ की जा रही है आजकल। और ये जितनी भी वेब डॉक्यूमेंट्स बनती हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस को, एक्सएमएल को यूज़ करके, एचटीएमएल को यूज़ करके, या स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज को यूज़ करके जितनी भी जो है ये वेबसाइट्स बनती हैं, वेब डॉक्यूमेंट्स बनती हैं, ये सारी की सारी वेब डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट पे रखती जाती हैं, इसको बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब अपने पास रजिस्टर कर लेता है, अपने पास सेव कर लेता है। ये कंसोर्शियम है जो कि सारी वेब पेजेस को, वेब डॉक्यूमेंट्स को जो एचटीएमएल में बनी होती हैं, इनको अपने पास इनलिस्ट करता है और मेंटेन करता है। कल को जब आप लोगों ने कोई वेबसाइट ओपन करनी होती है, तो बेसिकली इनके पास सारी वेबसाइट्स की लिस्ट होती है, सारी वेब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है। आपको सर्चिंग में ये हेल्प आउट करते हैं, सीधी रिक्वेस्ट इनके पास जाती है और इनके पास से जो है वो आपको जो है वो वेब पेज जो है वो ढूंढ के दे दिया जाता है। वेब पेज होता जो है उस कंप्यूटर में है जिस पे आपने रखा होता है, जिस जिस सर्वर पे आपने रखा होता है, लेकिन इनके पास एक लिस्ट अवेलेबल होती है कि आपका जो है वो किस कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर किस आईपी एड्रेस पे जिसमें वेबसाइट पड़ी है उसको एक्सेस किया जा सके। ये देखें, पुरानी एचटीएमएल को हम जो है वो स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज कहते थे, उसके बाद जो है 5 साल के बाद हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आ गई और जो कि आजकल भी यूज़ की जा रही है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो वेब पेजेस की डिज़ाइनिंग में यूज़ होती है। अगर पेजेस में कम्युनिकेशन करनी हो तो उसमें एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज भी यूज़ की जाती है। और आजकल की वेबसाइट्स में ये दोनों लैंग्वेजेस को इकट्ठे करके जो है वो पेजेस बनाए जाते हैं, और इस लैंग्वेज को हम XHTML कहते हैं, यानी इसमें XML भी यूज़ होती है और इसमें हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी यूज़ की जाती है। अच्छा, नेक्स्ट इस चैप्टर में वो वाइंड अप कर रहा है चीज़ों को, और वो बता रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बेसिकली बैंडविड्थ पर डिपेंड करता है कि आपका जो है वो डाटा कितना ट्रैवल किया जा सकता है कम्युनिकेशन के लिए एक स्पेसिफिक टाइम में। 1 सेकंड में कितना डाटा ट्रैवल किया जा सकता है वो उसकी बैंडविड्थ हो सकती है। और नेट बैंडविड्थ को डिफाइन कर रहा है कि जो एक्चुअल स्पीड आ रही होती है, हो सकता है कि आपने 4 MB का कनेक्शन लगाया हो लेकिन स्पीड जो है 1 MB आ रही हो, तो बैंडविड्थ आप कहेंगे हमारे इंटरनेट कनेक्शन की जो है वो 4 MB है, लेकिन इस वक्त नेट बैंडविड्थ जो है, जो हमें अवेलेबल स्पीड मिल रही है, वो जो है वो 1 MB है, या नॉर्मली 1 MB स्पीड जो है वो अवेलेबल होती है। अच्छा, आपकी जो है वो इंटरनेट कनेक्शन जो है उसकी दो टाइप्स हैं, सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक कनेक्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि आप लोग जो है वो, अगर आपकी जो है वो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के जो है वो बैंडविड्थ सेम है, तो इसको हम जो है वो सिमेट्रिक कनेक्शन कहते हैं। और अगर आपके अपलोड और डाउनलोड होने की जो है वो कनेक्शन की स्पीड डिफरेंट है, तो उसको हम एसिमेट्रिक कहते हैं। नॉर्मली आप लोगों को सिमेट्रिक कनेक्शन जो है वो दिया जाता है, लेकिन कुछ कंपनी जिन्होंने चीज़ें बहुत सी अपलोड करनी होती हैं, या कुछ ऐसी कंपनी जिन्होंने बहुत सा डाटा डाउनलोड करना होता है, वो एसिमेट्रिक कनेक्शन जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, ताकि जो है वो उनको डाउनलोडिंग में या अपलोडिंग में आसानी हो जाए। एक तरफ की स्पीड ज़्यादा मिल जाए, दूसरी तरफ की कम स्पीड भी वो जो है वो बियर कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा, टेलीफोन कनेक्शन जो है उसमें वो बता रहा है कि जो ओल्ड कनेक्शन थे जिसको हम टेलीफोन वायर के साथ कनेक्ट करते थे इंटरनेट को, जिसमें कम्युनिकेशन डिवाइस जो है वो मॉडेम यूज़ हुआ करता था, वो जो है वो 28 KB से लेके 56 KB तक के कनेक्शन थे। उसके बाद जो है वो अभी इन्हीं टेलीफोन केबल पे जो है वो DSL के कनेक्शन अवेलेबल हो गए हैं। कम्युनिकेशन के लिए अब जो है वो मॉडेम यूज़ नहीं होता, बल्कि DSL एक डिवाइस है, कम्युनिकेशन डिवाइस। अब दो कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए DSL को यूज़ किया जाता है। ये फास्टर वे ऑफ कम्युनिकेशन है। अच्छा, ये भी हमें दोबारा क्लियर कर रहा है कि दो कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन डिवाइस एनालॉग मॉडेम यूज़ हो रहा था, और अब दो कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन डिवाइस जो है वो DSL यूज़ हो रहा है।
इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए जो है वो ब्लूटूथ डिवाइसेस भी यूज़ की जा सकती हैं। इसकी स्पीड जो है वो बता रहा है कि और ज़्यादा, लेकिन इसकी जो है वो पावर कंजप्शन कम है, लेकिन ये ज़्यादा डिस्टेंस तक जो है वो कम्युनिकेशन के लिए इफेक्टिव नहीं है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो है ये बेटर ऑप्शन है। और साथ वो बता रहा है कि आजकल जो है वो हम DSL के साथ जो है वो एक और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिसको हम वायरलेस ईथरनेट कहते हैं, जिसको आप लोग वाईफाई भी बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो टुडे DSL इज़ यूज विद वायरलेस स्विच टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। तो आजकल आप DSL की केबल अपने कंप्यूटर पे अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि DSL के साथ आपने जो है वो वाईफाई वायरलेस ईथरनेट डिवाइस लगाई होती है, एक स्विच लगाया होता है जिसमें 4-5 लाइट्स ब्लिंक कर रही होती हैं। और वो स्विच जो है वो आपकी कम्युनिकेशन को वो स्विच जो है वो DSL जो है वो स्विच से कनेक्ट होता है, और वो स्विच वाईफाई सिग्नल जनरेट कर रहे होते हैं। और वो वाईफाई सिग्नल जो है आपका मोबाइल फ़ोन जो है उसके अंदर वाईफाई डिवाइस लगी होती है, और वो आपका मोबाइल फ़ोन जो है या आपका कंप्यूटर जो है वो वाईफाई सिग्नल जो है वो वाईफाई सिग्नल को कैच करता है, और आप वाईफाई के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो DSL को देते हैं। और DSL आगे जो है वो टेलीफोन केबल के थ्रू जो है वो टेलीफोन एक्सचेंज से लेता हुआ उस इन्फॉर्मेशन को आगे जो है जहाँ पे भी डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचा देता है पैकेट्स की फॉर्म में। अच्छा, इसके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है वो वाईफाई के अलावा एक ऑप्शन होती है। आपके मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ ने जो है वो अपना भी एक नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है इंटरनेट से कम्युनिकेशन करने के लिए, जिसको मोबाइल फ़ोन जो है वो 3G टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो आपके DSL या बाकी जो है वो डाटा यूज़ नहीं किया जाता कम्युनिकेशन के लिए, बल्कि मोबाइल फ़ोन ने अपना जो है वो एक जो है वो इंटरनेट की बैकबोन से कनेक्ट होने के लिए जो है एक अपना जो है वो मेथोडोलॉजी बना लिया जिसको 3G टेक्नोलॉजी बोला जाता है। इसको इन्होंने इसकी स्पीड को इन्हांस किया, इसकी क्वालिटी को, इसकी सर्विस को बेहतर किया, तो इसको इन्होंने 4G का नाम दिया। आजकल जो है ये 5G का ट्रेंड आने जा रहा है। इसमें भी इन्होंने मज़ीद क्वालिटी को, मज़ीद स्पीड को, मज़ीद जो है वो उसको इन्हांस किया, लेकिन 5G में ये और भी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं। ये प्लान कर रहे हैं 5G ना सिर्फ बैंडविड्थ बढ़ाने की टेक्नोलॉजी है, ना सिर्फ बैंडविड्थ और आपकी स्पीड और आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने का, कम्युनिकेशन को इन्हांस करने की जो है ये टेक्नोलॉजी है, बल्कि इसमें जो है ये आपकी डिवाइसेस भी बढ़ा रहे हैं। आप लोगों के जो है वो ट्यूब लाइट्स, AC, माइक्रोवेव ओवन, आपके डोर्स, आपकी गाड़ियाँ, इन सब को जो भी हैं ये IP एड्रेस असाइन कर देंगे, और फिर आप इन सब से भी कम्युनिकेशन कर सकेंगे। यानी आप अपने घर के इलेक्ट्रिक डोर को एक IP एड्रेस होगा, उसको आप मैसेज भेजेंगे कि वो ओपन हो जाए, क्लोज हो जाए। एयर कंडीशन को मैसेज भेजेंगे कहीं से भी बैठ के, पूरी दुनिया में कहीं पे भी बैठ के। एयर कंडीशन को, माइक्रोवेव ओवन को, या घर की लाइट्स को, ट्यूब लाइट्स को, फैंस को, कि हम सिग्नल भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो काम करने लगेगा। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ों को जो है वो 5 जो है वो इंटरनेट का IP एड्रेस दिया जाए, और आप इन सारी चीज़ों के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकें। इतनी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जो है इनको अपनी जो है बैंडविड्थ को, अपने IP एड्रेसेस को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए IP वर्जन 32 की बजाय IP4 बिट की बजाय IP6 बिट जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया, ताकि ज़्यादा IP एड्रेस बनाए जा सके, ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सके। बैंडविड्थ को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है ताकि जो है वो इशू ना आए, स्पीड का इशू ना आए, क्योंकि बहुत सी डिवाइसेस को जो है, हर डिवाइस दुनिया की हर चीज़ को जो है तकरीबन जो है वो कनेक्ट करने जा रहे हैं इंटरनेट के साथ, उनको यूनिक IP एड्रेसेस देके।